So we are very fortunate that we have Rehan with us, who will be taking up lecture on this. And the relevance of any lecture, कोई भी लेक्चर का इम्पोर्टेंस ये है कि आप उस लेक्चर को अटेंड करिए, उसके बाद उसको प्रमोट करिए। हम लोग तो यूट्यूब पे भी सब अपडेट्स डालते हैं, पूरे रिकॉर्डिंग डालते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को एक छोटे से लेक्चर से समझ लेंगे। ये तो एक शुरुआत है, जिसको आप यूज करें एंड आगे ढंग से टेक्नोलॉजी पे वर्क करें। जो भी इसको नई चीजों लेक्चर दे रहा है, आप अप्रिशिएट करें उसके एफर्ट्स को। और कभी भी जरूरत हो, ये तो कॉलेज के इन हाउस लेक्चर्स हैं, वी आर ऑलवेज ओपन। आप पूछ सकते हैं, इसको सेकंड सीरीज में चला सकते हैं। तो अगर आपके सवाल आते हैं, आपके इसमें रिस्पांस आता है, तो बड़ा इनकरेजिंग होता है। तो आई एक्सपेक्ट कि ये लेक्चर बहुत अच्छा होगा एंड आप सारे ही लोगों को सीखने को मिलेगा। रेहान फॉर प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हमने पहले आपको एक नोटिस के थ्रू थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में लिखकर भेजा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज क्या है। अभी इसको इंडिया में बहुत कम ही लोग बहुत डिटेल में जानते हैं और उस पर काफ़ी वर्क हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा जो फ्यूचर है, फ्यूचर की जो पूरी टेक्नोलॉजीज है वो इस पे आने वाली है। ज्यादातर लोग ब्लॉकचेन को एज अ बिटकॉइन ट्रांजैक्शन जानते हैं। अगर हम लोग ब्लॉकचेन की बात करें तो मैक्सिमम लोग इतना ही जानते हैं कि जो ब्लॉकचेन है वो बिटकॉइन के लिए यूज होता है। अगर हमें बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करना है तो हम लोग ब्लॉकचेन यूज करते हैं। मैं आपको इसमें आज का जो हमारा जो ये लेक्चर है, इसमें जो हमारा जो एजेंडा है, मैं इसमें 3 बातों पे फोकस करूंगा। सबसे पहला जो है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, बिटकॉइन का क्या यूज है, क्रिप्टो करेंसी, जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है और क्रिप्टो करेंसी कितने टाइप्स की होती है, क्रिप्टो करेंसी का क्या मार्केट प्राइस होता है, किस तरह वो बढ़ता घटता है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं आपको लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं उस पर थोड़ा सा मैंने स्टडी किया हुआ है। मैं आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, वेब के बारे में। जो हमारा वेब है, जो पूरा वर्ड है जिसपे हम लोग गूगल पे जो हम लोग सर्च करते हैं, ये हम लोग 3 तरह का हम लोग जो है सरफेस वेब यूज करते हैं। गूगल पे हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो सारा कुछ सरफेस वेब पे होता है। और गूगल पे हमें सिर्फ 1% वेबसाइट होती है जो हमें दिखती है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑनलाइन चीजें हैं उसमें हमें 1% गूगल पे सर्च होता है। बाकी 99% कहाँ है, कौन सी चीजें हैं, वो होता है आपका डीप वेब एंड डार्क वेब। मैं आपसे इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। डार्क वेब पे बिटकॉइन का भी यूज होता है, इसके बारे में मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो ये जो वेबिनार है, ये जो मीटिंग्स है, मैं इसको 40 मिनट्स के करीब करीब ये सेमिनार रहेगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिले, और मैंने भी इसमें काफी कुछ स्टडी किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको मेरा जो एजेंडा है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 244 मिलियन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है तो 244 आपको रिजल्ट मिलेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन मिलेगी आपको, जिसमें आपको ऐसा भी कई तरह की डेफिनेशन मिलेगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें कोई तीसरी सेंट्रल अथॉरिटी का यूज नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली हम लोग मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रस्ट वर्थी है, ट्रांसपेरेंसी है, और ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। आपको ये सारी डेफिनेशन मिलेगी। मतलब मैक्सिमम जो आपको जानने को मिलेगा वो लोग जो जानते हैं वो इसका फाइनेंशियल सेक्टर में यूज, पैसा का ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग ब्लॉकचेन का यूज करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन का जो यूज है वो बिटकॉइन का ही यूज नहीं है, इसका हम लोग बहुत कुछ हर जगह पर इसको यूज कर रहे हैं। माई गोल विद दिस टॉक इज दैट व्हेन ऑल ऑफ यू गो आउट of room, you will know basic of blockchain, how it can change and it can make world better and to live everyone.
हमारा जो उद्देश्य है कि आप लोग जब इस मीटिंग से हम लोग बाहर आए तो हमें कुछ सीखने को मिले कि ब्लॉकचेन इस दुनिया को किस तरह चेंज कर सकता है। हमारी जो अभी टेक्नोलॉजीज है, जैसे हम लोग इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन किस तरह चेंज करेगा और ये ब्लॉकचेन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं एक सिंपल वर्ड में आपको ब्लॉकचेन बता दूं बिटकॉइन की डेफिनेशन से, उसके बाद हम लोग अलग अलग समझते हैं। अभी हम लोग बिटकॉइन पे भी चर्चा करेंगे। ब्लॉकचेन जो हमारा होता है, ब्लॉकचेन एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, और वो आपस में कनेक्ट होते हैं। कोई भी ब्लॉक, हर एक दूसरे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे मान लिया मैं आपसे एक मनी ट्रांजेक्शन की बात करूं कि अगर हमें इंडिया से लंदन में किसी को पैसा भेजना है, हम लोग अभी प्रेजेंट अपने सिनेरियो की बात करें, जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो हमारा इस टाइम हम लोग पैसा कैसे भेजते हैं। अगर हम लोग पैसे की बात करें, अगर हमें इंडिया से लंदन किसी को पैसा भेजना है तो हम लोग मान लो किसी को $100 भेजना है, तो हम लोग उसको ट्रांजेक्शन करते हैं, वो 2-3 दिन लेगा और इंडिया से लंदन पैसा चला जाएगा। इसमें हो सकता है कि आपसे जो थर्ड पार्टी है वो आपसे कुछ पैसा ले, जो थर्ड पार्टी है वो आपसे इसके लिए कुछ पैसा ले, जैसे बैंक हो गया, पेपल हो गया, वेस्टर्न यूनियन हो गया, ये आपसे 5% पैसा लेगा, लेकिन अगर हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होगा तो इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हमें किसी तीसरे पार्टी से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो सेफ होगा, हमारा टाइम सेफ होगा, कुछ सेकंड में पैसा ट्रांजैक्शन हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह। और हमारा जो थर्ड पार्टी का जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी को हम लोग पैसा दे रहे हैं, वहां पर हमारा पैसा बच भी रहा है। तो सबसे पहला जो रियल लाइफ एग्जांपल है जहां पर ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ईयर में 6 बिलियन जो है हम लोग पैसा थर्ड पार्टी को देते हैं। पूरे ईयर में अगर हम लोग थर्ड पार्टी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग जो है पूरे ईयर में 6 बिलियन जो है हम लोग थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं। जिसपे जो कंपनी है वो है जेपी मॉर्गन, अमेरिका की है बैंक ऑफ अमेरिका और वेल फार्गो, एटीएम। अगर इन सबको हम लोग मिला लें तो थर्ड पार्टी जो है 6 बिलियन पेमेंट जो है हो रहा है। तो इस सारे जो थर्ड पार्टी पेमेंट है इसको हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है क्या, इसका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम लोग अदर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ इसको फाइनेंशियल सेक्टर में यूज करें जहां पर पैसे का ट्रांजेक्शन हम लोग करना है। अगर हम लोग इसको हम लोग बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं जहां पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हम लोग वोटिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग मेडिकल में यूज कर सकते हैं, हम लोग टैक्स में यूज कर सकते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में यूज कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप को हम लोग डोनेट करने या कलेक्ट करने में यूज कर सकते हैं, पब्लिक लेजर, कहीं पर लैंड डॉक्यूमेंट अगर हमें गवर्नमेंट को स्टोर करना है वहां पर यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की मार्कशीट हम लोग ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हैं, और इसी तरह पासपोर्ट का डेटा हम लोग ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हैं। जो हमारी स्कॉलरशिप का ट्रांजेक्शन होता है पूरे यूपी में या इंडिया में, उसको हम लोग डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे लाकर और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैं आपसे इसी बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा पीपीटी के थ्रू भी शो करना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और इसका क्या यूज हो रहा है। अभी जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम जो है हम लोग इसको फाइनेंशियल सेक्टर की यूज के लिए ही समझते हैं। तो ब्लॉकचेन होता क्या है? देखिए, अगर आप इस डायग्राम में देखें कि ब्लॉकचेन एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम है जहां पर अलग अलग ब्लॉक आपस में कनेक्ट होते हैं। और इसका जो सबसे मेन एडवांटेज है कि हर एक ब्लॉक को आप एक पर्सन मान लें, हर एक ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को जानता है, उसके पास स्टोर होती है। इसीलिए इसमें हैकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल हम आपको अगर मनी ट्रांजेक्शन की बात करें, मान लिया एक पर्सन से हम लोग दूसरे पर्सन पे मनी के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जब मनी ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो हर एक पर्सन को पता होगा कि ये पैसा किसके अकाउंट में कितना गया है।
जैसे आप देखिए इसमें बहुत सारे ब्लॉक हैं, 1 2 3, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। ब्लॉकचेन का जो डेटा होता है, अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा भेज रहे हैं, तो ये जो डेटा होगा ये हर एक को पता होगा कि ये पैसा, मान लिया कि कोई 2 अकाउंट हैं, एक अकाउंट से पैसा दूसरे में गया, तो इनको इसकी इंफॉर्मेशन हर एक के पास होगी कि ये डेटा किसके पास गया और ये डेटा कितना, इसके अकाउंट से पैसा किसके अकाउंट में कितना गया है। तो इसमें हैकिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं, फेलियर के बहुत कम चांसेस है। अगर मान लिया कि एक कंप्यूटर, अभी तक जो हमारा सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है, जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमारा सेंट्रलाइज है। अगर हम लोग डेटा को पैसा को ट्रांसफर करते हैं तो हमारा बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, बैंक हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं, बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इसमें पैसे का, बैंक का और गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली जो है एक आदमी दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है, बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसमें फेलियर के बहुत कम चांसेस है क्योंकि इसमें हैकिंग नहीं हो सकती है। डेटा जो हमारा होता है वो 1000 ऑफ कंप्यूटर में स्टोर होता है। हर एक कंप्यूटर के पास किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन होती है, हर एक कंप्यूटर पे डेटा स्टोर होता है। तो इसको जो हैक करने के चांसेस है वो बहुत कम है। इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, डायरेक्टली हम लोग एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और हर एक को पता होता है कि दूसरा जो ब्लॉक है उसके पास किसी दूसरे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन होती है। तो डेटा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई भी चीज हाइड नहीं होती है। जैसे हम लोग अगर अपने वोटिंग सिस्टम की बात करें, हम लोग जो वोट करते हैं, अभी जो हमारा जो वोटिंग सिस्टम है उसमें चीजें हाइड होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मशीन हैक हो गई है और जो वोट गलत हुआ है, इसमें चीटिंग हुई है। तो अगर ये पूरा ब्लॉकचेन पे आ जाएगा तो हर एक पर्सन को दिखेगा कि किसने किसको वोट किया, कहां पर वोट गया, किस पार्टी को वोट गया। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई भी चीज हाइड नहीं रहेगी, सब कुछ इससे सिंपल हो सकता है। ब्लॉकचेन का जो इसमें और जगह पर जो यूज है ब्लॉकचेन का, अगर हम लोग इसको अलग अलग जगह पर देखेंगे कि ब्लॉकचेन का और हम लोग किस किस सेक्टर में यूज कर सकते हैं, तो बहुत जगह पर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको एक एग्जांपल और दिया था, ब्लड ग्रुप में मेडिकल फैसिलिटी में कैसे यूज कर सकते हैं। मेडिकल सेक्टर में देखिए, अगर हमें ब्लॉकचेन का यूज करना है तो हॉस्पिटल जो होंगे, अभी तक जो, अगर हम लोग ब्लड की बात करें, अगर हमें ब्लड लेना होता है, कहीं पर भी किसी को ब्लड चाहिए तो हॉस्पिटल से कांटेक्ट करता है, ब्लड बैंक से कांटेक्ट करता है, कोई भी फाउंडेशन से कांटेक्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन में, अगर हम लोग ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन में जो हॉस्पिटल होंगे, जितने भी ब्लड डोनेट जो करते हैं, जो लोग ब्लड बेचते हैं, तो उसका जो पूरा डेटा होगा वो ब्लॉक पे होगा, पूरा ब्लॉकचेन पे होगा। अगर किसी को डेटा ब्लड खरीदना है तो उसको कहीं वो डायरेक्टली किसी से कांटेक्ट कर सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि जो है वो हॉस्पिटल के पास जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, या वो किसी ब्लड बैंक के पास जाए, डायरेक्टली वो कांटेक्ट करके किसी से ब्लड परचेज कर सकता है। इसी तरह हम लोग अपना अगर लैंड डॉक्यूमेंट की बात करें, अभी तक जो हमारा जो लैंड का डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारा अभी आप लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जितने भी ये लैंड है, जितनी भी लैंड है, उसको गवर्नमेंट डिजिटाइज कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रही है। तो अगर अभी इसको ब्लॉकचेन पे पूरी कोशिश की जा रही है आंध्र प्रदेश में लाने के लिए, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सारी चीजें इंप्लीमेंट आगे होने वाली है, पूरा फ्यूचर इस पे है। तो लैंड का जो परचेज है, अभी तक जो हम लोग लैंड की परचेजिंग करते हैं, वो हम लोग उसमें श्योर नहीं होते हैं कि लैंड हम जिससे खरीद रहे हैं ये लैंड ओरिजिनल है कि नहीं, ये किसी और की लैंड तो उन्होंने नहीं अपने पास रख रखी, उसको बेच रहे हैं, पेपर उसके फर्जी तो नहीं है। तो अगर ये पूरा डेटा ब्लॉकचेन पे रहेगा, तो आप सोचिए कि जो हमारी लैंड है उसको कोई भी किसी का भी डेटा देख सकता है। हम लोग पहले का डेटा देख सकते हैं कि पहले की लैंड ये किसके पास थी, कितने में खरीदी गई थी, कितने में बेची गई थी। अभी का जो लैंड है किसकी है, इसका रजिस्ट्री पेपर क्या है। मतलब ब्लॉकचेन का मतलब है ओपन प्लेटफॉर्म, सभी को पता है, हजारों लाखों लोगों को पता है कि ये लैंड इनकी है, इससे पहले इसकी थी, ये इसके पेपर है, हमें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा चेक करने के लिए। इसी तरह अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की मार्कशीट की बात करें, अगर यूनिवर्सिटी अपना पूरा डेटा ब्लॉकचेन पे स्टोर कर देगी तो यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो कहीं से भी कोई चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। पासपोर्ट का डेटा अगर हमारा ब्लॉकचेन पे आ जाएगा
तो बहुत इजीली है, कोई भी किसी का पासपोर्ट कहीं से भी देख सकता है, कोई किसी कंट्री में जा रहा है, पुलिस अगर जो होती है उनको अगर किसी कोई इंडिया में कोई बाहर का आया है उसका पासपोर्ट चेक करना है तो बहुत ही इजीली जो है पासपोर्ट को चेक किया जा सकता है। इसी तरह आपका मेडिकल में बहुत यूज है, मेडिकल सेक्टर में भी आगे ब्लॉकचेन का यूज होने वाला है। ये पूरा फ्यूचर है, अगर हम लोग ब्लॉकचेन की बात करें तो पूरा फ्यूचर है, इस पे सारी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे इस पे लाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक बिटकॉइन की बात नहीं है, बिटकॉइन तो एक अलग है, बिटकॉइन और फाइनेंशियल सेक्टर में तो अलग है, लेकिन और भी सेक्टर में हर जगह पर ब्लॉकचेन का यूज होने वाला है। अगर हम लोग मेडिकल की बात करें, मेडिकल सेक्टर में भी ब्लॉकचेन का बहुत यूज है। मेडिकल में आपका जो डॉक्टर होंगे उनके पास पेशेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन होगी और वो कहीं से भी किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी तक जो मेडिसिन होती है, आप देखिए जितनी भी मेडिसिन होती है हम लोग जो खरीदते हैं, आप देखिए जो मेडिसिन होती है जो हम लोग परचेज करते हैं, हमें उसकी ऑथेंटिसिटी की क्लियरिटी पूरी तरह नहीं होती है कि जो मेडिसिन है ये इसी कंपनी की है कि नहीं। आप लोग मेडिसिन खरीदते हैं, परचेज करते हैं, घर पे लाते हैं मेडिसिन, क्या आप 100% श्योर है कि ये मेडिसिन उसी कंपनी की है? तो वो फर्जी भी हो सकती है। तो मेडिसिन की जो इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मेडिसिन उसको ब्लॉकचेन पे आगे स्टोर किया जा सकता है और उसके डेटा को कोई भी देख सकता है, डायरेक्टली वो परचेज कर सकता है, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी तरह जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग में आप लोग कोई भी चीज अगर परचेज करते हैं, आप अगर फ्लिपकार्ट पे या आप अमेजोन पे कुछ खरीदते हैं, कोई भी आप शर्ट खरीद रहे हैं, कोई भी आप टी शर्ट खरीद रहे हैं, आप लोग उसको परचेज कर लेते हैं, आपको उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता है, बहुत सारी कंपनीज है उसमें जो अपना डेटा बेच रही है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं या हम लोग उसका सेलर का नाम देखते हैं और हम लोग पेमेंट उसको पहले ही कर देते हैं खरीदने से पहले। अगर ये सारा डेटा ब्लॉकचेन पे आ जाए, जो ऑनलाइन शॉपिंग का अगर ये पूरा डेटा ब्लॉकचेन पे आ जाए, तो हमें थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हम डायरेक्टली कंपनी से डेटा परचेज कर सकते हैं और उसको हम लोग खरीद सकते हैं। इसी तरह हम लोग टैक्स जो देते हैं, हम लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हमें नहीं पता है कि टैक्स कहाँ जा रहा है, टैक्स का क्या यूज हो रहा है। अगर इस पूरे डेटा को गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पे स्टोर करेगी, टैक्स हमारा कहाँ पर जा रहा है, हर चीज की इंफॉर्मेशन होगी, तो ब्लॉकचेन जो हमारा है ये हमारा टाइम को बचाएगा, मनी को बचाएगा, रिस्क को बचाएगा, ट्रस्ट रहेगा, हमें भरोसा रहेगा कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन का आईओटी में बहुत ज्यादा यूज है। अगर हम लोग आईओटी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपको यूएस में और बहुत जगह पर इसका आईओटी को बहुत ज्यादा यूज किया गया है। देखिए अभी मैं आगे आपसे बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करूंगा तो हम लोग और डिटेल में समझेंगे सारी चीजों को। आईओटी में देखिए इसका किस तरह यूज हो सकता है बिटकॉइन ब्लॉकचेन का। आईओटी जो हमारा होता है ये इंटरनेट ऑफ थिंग, सारे जो डिवाइस होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। आप सब लोग जानते हैं आईओटी के बारे में हम लोग ने कई बार चर्चा किया है। आईओटी जो होती है ये इंटरनेट ऑफ थिंग, सारे जो डिवाइस होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फॉरेन में इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। कहीं पर शहर में, कहीं पर सिटी में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूज होता है, आपका जो गांव है, जो विलेज एरिया है, वहां पर कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अगर हम लोग अपने जो ये पूरा डेटा है, जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें ये क्लियर नहीं पता होता है कि हमें कहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर ये सारा डेटा ब्लॉकचेन पे रहेगा तो क्या होगा, अगर ये सारा ब्लॉकचेन पे रहेगा, हमारे सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो डिवाइस है, जो डेटा, जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर लें कि किस जगह पर कितनी बिजली की जरूरत है, वो उतना डेटा, उतनी बिजली उस जगह पर दें। जैसे गांव में कम जरूरत है वहां पे कम जाए, शहर में ज्यादा जरूरत है। तो आईओटी डिवाइस जब इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होंगे तो वो सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे कि कहाँ पर कितना डेटा की जरूरत है, उतना वो वहां पर डेटा को भेजेंगे, उतनी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को भेजेंगे। तो बहुत जगह पर इसका फ्यूचर में यूज है, आने वाले इसका जो पूरा फ्यूचर है खाली आपका मेडिकल से, ये फाइनेंस सेक्टर में या और एक दो जगह पर नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज है ब्लॉकचेन का, और इस पर काफी कुछ काम हो रहा है। और उम्मीद है कि इस पे आगे आने वाले 2040 तक
बहुत कुछ ब्लॉकचेन पे आ जाएगा। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस के थ्रू एक दो चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको ब्लॉकचेन पे कुछ जो हमारे टॉप के लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, मैं आपको उसको शो करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बिटकॉइन के बारे में, और लास्ट में आपको मैं डार्क वेब इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा। तो ब्लॉकचेन की बात हो रही थी कि ब्लॉकचेन का जो यूज है वो बहुत जगह पर है, हर एक सेक्टर में है। इसमें जो बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन होता है वो तो हम लोग फाइनेंशियल ब्लॉकचेन में कर ही रहे हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन का हम लोग और भी जगह पर यूज करते हैं। भी मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, वहां पर यूज हो रहा है। IoT में मैंने आपको बताया ही है। आपका ऑनलाइन म्यूजिक जो होता है उसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो अलग अलग सेक्टर में ब्लॉकचेन का काफी यूज है। अभी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू थोड़ा सा इसके बारे में शो करना चाहता हूँ। I think blockchain is going to be a very critical technology for the future development of the world. It's not only about financing. Blockchain technology is not about Bitcoins. Bitcoin is just a small function of the blockchain technology. I'm a strong believer of the blockchain technology. This is not about Bitcoin or digital currencies or crypto assets. It's the underlying blockchain technology. Now people can trust each other and they can transact with anything from money to music to votes to their identities peer-to-peer. Bitcoin is either MySpace or it's Facebook, I don't know. But blockchain is social media. So at the macro, blockchain's going nowhere, right? Like blockchain's here to stay forever, and it's a very big deal. Enter blockchain. Satoshi Nakamoto, 2008, anonymous person, came up with this way of people transacting, doing business with assets peer-to-peer. And trust is not achieved by a middleman. It's achieved by cryptography, by collaboration, and by some clever code. And what that means is that we now have a native digital medium for value. Effectively, it's software. Okay, I mean, so it's a distributed database that's managed independently, and that inherent combination makes it a utility, makes it software effectively that has value in utility. The business world of the future, say 10 years from now, it's going to run on smart contracts. It's going to run on strong encryption and on, peer-to-peer based consensus mechanisms. So the core technologies underlying blockchain are going to pervade everything, just like the internet has, just like object-oriented software has, right? No. So the choice, when I talk to people, I said, what do you think will be here in 2040, approximately 22 years from now? Will gold still be here? Well, it's been here since eternity. Well, will the dollar be here? Right. I don't think so. And will blockchain be here? I think so. We think of Bitcoin as a digital gold, so gold 2.0, but it's money, the first step of money that was ever built purposely for the internet. So it's sort of like what your email did to snail mail.
cryptocurrency or Bitcoin does for money? Well, Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. The customers we're talking about aren't trying to be anonymous. You know, they're willing to be known. So the Bitcoin technology is key, and you could add to it, or you could build a similar technology where there's enough attribution that people feel comfortable. This has nothing to do with terrorism or any type of money laundering. It's still very early. Institutions, everybody knows about it, everyone's heard about it, and there's some very sophisticated people in even these banks who know about cryptocurrency, but they're still not really in the game yet. It's still very much a retail-driven market, very much a lot of the actions out in Asia. So we still think it's the bottom of the first inning. If you read this book, you understand how we got here and how far it's come, but it's also just sort of the beginning in a lot of ways. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin, and you know, people have made fortunes out of Bitcoin. Some people have lost money out of Bitcoin. It's volatile. It's volatile. Yeah, but it is quite volatile. But you know, when in volatility, people can make money out of volatility. So where I see crypto as effectively as a replacement for cash, but not as a replacement for as a primary. Not as I do not see crypto being the primary database. I would say there's a lot of need for developers even at the core protocol layer. So things like improving protocol scalability, working on the client implementations of things like proof of stake. Layer 2 systems, things like state channels and Plasma could probably use a lot more smart people. On the application stuff, I mean, I guess you could always use more, but there's probably quite a lot more of that already. अब एक वीडियो के जरिए मैंने आपको जो वर्ल्ड के टॉप लोग हैं उन्होंने बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है कि आगे इसका जो फ्यूचर है, क्या स्कोप है, किस किस सेक्टर में इसका स्कोप है, उसके बारे में। तो 2040 तक काफ़ी कुछ चीज़ें ब्लॉकचेन पे आ जाएगी, काफ़ी कुछ सेक्टर की चीज़ें ब्लॉकचेन पे आ जाएगी। ब्लॉकचेन का जो सबसे पहला यूज हुआ था वो बिटकॉइन के लिए हुआ था, इसलिए मैं आपसे जो अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपसे बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। और ब्लॉकचेन का जो इन्वेंशन हुआ था, जो ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे ग्रुप ऑफ रिसर्चर ने ब्लॉकचेन के बारे में जो बताया था वो 1991 में बताया था, लेकिन इसमें नाम नहीं क्लियर है कि किसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा था, पेपर वर्क के थ्रू आया था। लेकिन जो ब्लॉकचेन का जो सबसे पहला यूज हुआ था वो 2009 में बिटकॉइन का यूज हुआ था। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जिसका यूज हुआ था ब्लॉकचेन का यूज करके बिटकॉइन का यूज हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आपसे बिटकॉइन के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लॉकचेन में सबसे पहले बिटकॉइन का यूज हुआ था। बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। चाइना ने भी अपना एक खुद का बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी बनाई है, क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन देखिए क्या होता है, अगर हम लोग मनी की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ मनी, जो पहले हम लोग पैसे का जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे, पैसा क्या होता है? पैसे का मतलब होता है कि आप कुछ वर्क कर रहे हैं, आप कुछ परचेज कर रहे हैं, आप किसी को आप कुछ
दे रहे हैं ले रहे हैं, तो आपको उसके लिए एक पेमेंट करना होता है। जैसे आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। इसी तरह जो बहुत सारी करेंसी आई। सबसे पहले इसका जो धीरे धीरे जो चीज़ें बढ़ी है, नोट जो था आपका पेपर में जो आया वो बाद में आया। इससे पहले आपका ज्वेलरी के थ्रू होता था, और भी बहुत सारा, इसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। तो बिटकॉइन जो हमारा ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है। इसका जो क्रिएट हुई है जो 2009 में हुआ था, और इसको जो इसका जो मेन यूज हुआ है वो आपका इसके बाद हुआ है। जो बिटकॉइन का जो यूज हुआ है ये बाद में हुआ है। और बिटकॉइन का जो इन्वेंशन किया हुआ संतोषी नाकामोटो ने किया हुआ है। जो बिटकॉइन की हम लोग बात करें तो बिटकॉइन एक तरह की डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। इसका कोई सिंबल नहीं होता है, ये एक तरह का कोड होता है। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 600 तरह की डिजिटल करेंसी है इस टाइम पे, लेकिन हम लोग बिटकॉइन को सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले बिटकॉइन क्यों यूज हुआ है। अभी और भी डिजिटल करेंसी आप गूगल पे डालेंगे तो आपको बहुत सारी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आपको शो करेगी जो इस टाइम पे चल रही है। तो इसका हम लोग बिटकॉइन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन का कोई सिंबल नहीं होता, ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है। और दुनिया का जो सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपका बिटकॉइन का यूज हुआ है। और आप इससे कहीं पर भी बिटकॉइन को भेज सकते हैं, किसी भी दुनिया में कहीं पर ही भेज सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं ट्रांजैक्शन करने में। 1000 से ज्यादा कंपनी है जो इसको एक्सेप्ट करती है। अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें तो 1000 से ज्यादा कंपनी जो है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती है। इसका जो पैसा है वो इसका जो मनी है वो उसको एक्सेप्ट करती है। अगर हम लोग पूरे दुनिया का डेटा देखें, पूरे वर्ल्ड का डेटा देखें, तो एक साल में 1 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, और इसमें थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया था पेपल, बहुत सारी कंपनी जो हमसे पैसा लेती है। अगर हम लोग इंडिया से लंदन या कहीं पर भी पैसा भेज रहे हैं तो हमें उसका चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें, अगर हम लोग बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें कोई भी इसका चार्ज, बहुत मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। तो बिटकॉइन का जो मेन जो यूज हुआ था वो आपका 3 जनवरी 2009 को हुआ था, संतोषी नाकामोटो द्वारा की गई थी। लेकिन जो इसका पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ था, पहला जो इसको खरीदा गया था 22 मई 2010 को। इसमें आपका $10,000 में एक बिटकॉइन था, और इसको एक पिज्जा के रेट से मापा गया था। बहुत सारी जो बड़ी कंपनी है वो बिटकॉइन को में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि लोगों में थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मिले लोगों को, और लोग इसमें आगे बढ़ के बिटकॉइन को खरीदें। बिल गेट्स हो गए, आपका गूगल हो गया, पेपल हो गया, बहुत सारी कंपनी है जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन का भी मैं आपको प्राइस दिखाऊंगा किस तरह से ये प्राइस इसका घटता बढ़ता है। 30 सेकंड के अंदर इसका प्राइस वो वेरी करता है। तो अगर हम लोग 2009 से 2140 तक की बात करें तो 21 मिलियन ही बिटकॉइन प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसको भी फिक्स करा गया है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन कितने भी आप ले सकते हैं, दे सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का जो तैयार किया गया है वो 21 मिलियन ही हो सकता है। 48 कंट्री जो है वो आपका 48 कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है। यूएसए, कनाडा में, यूरोपियन कंट्री में डिजिटल वॉलेट होते हैं, एटीएम होते हैं, जिससे आप बिटकॉइन जो होता है उसको आप अपनी मेन मनी में ट्रांजैक्शन करके वहां की करेंसी निकाल सकते हैं एटीएम से। अगर आपके पास बिटकॉइन है और आप यूएसए या कनाडा या यूरोप में है अगर आप, तो आप एटीएम से वहां से आप जो है बिटकॉइन के बदले वहां की करेंसी ले सकते हैं। इंडिया में भी अभी इसको दिया जा रहा है, इसको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है बिटकॉइन को। और ज़ेप पे एक वॉलेट होता है जिसमें आप बिटकॉइन अकाउंट बना सकते हैं और वहां पर आप बिटकॉइन परचेज भी कर सकते हैं। इंडिया में इसका भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन 2008 में इसको कोर्ट ने, बैंक ने मना कर दिया था। अभी इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी ने इसके ऊपर केस भी किया हुआ था, उसके बाद वो जीत गए थे, तो उसके बाद से एक्सेप्ट किया जाने लगा है। चाइना ने अपना, तो बिटकॉइन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। बिटकॉइन एक तरह की डिजिटल करेंसी है। ये बिटकॉइन का आप अगर प्राइस देखिए, एक ये एनालिसिस है। अभी आप गूगल पे डालिएगा कि एक बिटकॉइन का रेट क्या है अभी इस टाइम पे। अगर आप बिटकॉइन का रेट देखेंगे, 600 डिजिटल करेंसी है, एक नहीं, दो नहीं, 600 डिजिटल करेंसी है पूरे वर्ल्ड में।
लेकिन बिटकॉइन को सबसे ज्यादा क्यों यूज किया जाता है? देखिए बिटकॉइन का अगर आप प्राइस का वेरिएशन देखें, आप कॉलम नंबर ये देखिए प्राइस में कितने डॉलर में था। अगर आप 12 जनवरी 2012 को देखें तो ये $60 का था। अगर आप अभी, हमने 17 मई का डेटा निकाला था, मैंने 17 मई को पीपीटी प्रिपेयर की थी 17 मई को, तो उस टाइम पे गूगल पे अगर आप डालेंगे तो एक बिटकॉइन $44,000 का था, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। $44,000 का एक बिटकॉइन है। और इंडियन रुपीस की अगर आप बात करें तो 32 लाख अप्रॉक्स इसका जो प्राइस है। अगर हम लोग इसकी वेरिएशन देखते हैं कि कितना ज्यादा ये वेरिएशन होता है इसमें, 2012 में ये $7 का था, 2012 के बाद इसका प्राइस किस तरह से बढ़ा है। अगर आप बिटकॉइन के प्राइस के बारे में आप देखें तो किस तरह से प्राइस इसका बढ़ा है, आप देखिए वेरिएशन 2017-2018 तक इसका जो प्राइस 2017 तक $20,000 करीब करीब था, और अभी जो इसका प्राइस है वो काफी जो है इंक्रीज कर गया है। तो बिटकॉइन में लोग पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन से लोग परचेस कर रहे हैं चीजें। टेस्ला जो है, जो इलॉन मस्क की कार है, अभी परसों ही स्टेटमेंट आया था बिटकॉइन के बारे में कुछ एक्सेप्ट नहीं करने का, लेकिन टेस्ला की कार जो है, बहुत सारी चीजें लोग बिटकॉइन से परचेस करते हैं। तो चाइना ने अभी, ये एक एनालिसिस है बिटकॉइन के रेट के बारे में, चाइना ने अपना खुद का डिजिटल करेंसी बनाई है। अभी आपने 6 अप्रैल का शायद आपने अगर रीड करा होगा, 6 अप्रैल को एक न्यूज आई थी, इसमें चाइना ने, अगर आप 1000 ईयर पहले की बात करें जब मनी इन्वेंट हुई थी, तो चाइना ने सबसे पहले पेपर करेंसी के बारे में इन्वेंट किया था। चाइना ने अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। चाइना आप लोग जानते हैं बहुत आगे सारी चीज़ों में, तो और भी बहुत सारी डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, जिसको अलग अलग कंट्रीज में यूज़ किया जाता है, 600 के करीब है। लेकिन बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि सबसे पहली फिजिकल करेंसी है और इसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में और भी बहुत एनालिसिस की गई है, बहुत कुछ इसमें है, बहुत सारे जो ऐप होते हैं जहाँ से आप देख सकते हैं इसका प्राइस किस तरह वेरी करता है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के थ्रू बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूँ। अभी मैंने इसमें एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी प्लान किया हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। अगर आगे इस पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में स्टार्ट करूंगा कोर्स। ब्लॉकचेन पे बहुत अगर अपनी कंपनी की तरह अपने पैसों को भी किसी और के हवाले कर देते हैं आप। तो मैं एक वीडियो के थ्रू आपको शॉर्ट में, पैसे तो मैं खुद ग्रो करता हूँ, ग्रो ऐप है ना, इस पे इन्वेस्ट करना अब एकदम इजी। डाउनलोड कर खुद ग्रो कर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हर साल गूगल की टॉप सर्च में रहने वाला वर्ड बिटकॉइन, और ऐसा क्या रीजन है कि ये वर्ड इतना ज्यादा सर्च हो रहा है, और एक्चुअल में बिटकॉइन है क्या? तो बिना किसी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज किए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें, आपको कोई भी पैसा क्यों देता है? आपको कोई पैसा तभी देता है जब आप उसके बदले में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, कोई काम करके देते हैं। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप कोई काम करते हैं, उस कंपनी के लिए कोई वैल्यू ऐड करते हैं। एक दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब उसके बदले में कोई सामान देता है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप कोई वैल्यू ऐड करें या उसके बदले में कोई काम करें। एक तरह से मनी इज इक्वल्स टू वैल्यू, और टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है। जैसे पहले के टाइम में लोग अनाज और गेहूं देके काम कराते थे, फिर लोगों ने धीरे धीरे उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो लंबे समय तक खराब ना हो, उनकी वैल्यू ज्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन गोल्ड को भी कैरी करना आसान नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जिसमें आपको गोल्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, और उस रिसिप्ट के बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और फिर वही रिसिप्ट आगे चल के पेपर मनी में कन्वर्ट हुई। फिर लोगों ने मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सामान की बजाय गवर्नमेंट के एक प्रॉमिस पे ट्रस्ट किया। मैं धारक को इतना अमाउंट पे करने का वचन देता हूं। इस प्रॉमिस के जरिए गवर्नमेंट ने यह बताया कि आप इस नोट को लेकर अगर कहीं जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट नोट प्रिंट करके सबकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर देती? मान लीजिए 1 किलो आलू बचे हैं और उसको लेने वाले जितने भी लोग हैं सबके पास 1 लाख रुपए हैं,
तो वो आलू उसको मिलेगा जिसके पास 1 लाख रुपए से ज्यादा होंगे। तो ऑटोमेटिकली आलू की कीमत 1 लाख से ज्यादा हो गई। तो अगर गवर्नमेंट नोट छाप के सबको बांट भी दे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उससे सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब रिसोर्सेज पूरे होंगे। फिर धीरे धीरे पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगी। लेकिन डिजिटल मनी में भी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखना। अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाएं, और ऐसा ना हो कि दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाए और आपके अकाउंट से कटे ही ना। तो इन सब चीजों का ट्रैक रखने के लिए एक सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम बना। लेकिन इस सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम में भी चैलेंजेस हैं। जो पैसा आप बैंक में सेव करते हैं उस पैसे को बैंक इन्वेस्ट करता है, और अगर उस इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो जाए तो आपका पैसा रिस्क पे आ जाता है। जैसे कि पीएनसी बैंक के केस में हुआ, लोग अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे। 2008 में लेमन ब्रदर्स जब नुकसान में आया था, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पूरे ग्लोबल लेवल पे एक रिसेशन आ गया था। अगर आज की डेट में सब लोग एक साथ बैंक से अपना पैसा मांगने लगे तो बैंक दे ही नहीं सकता। आपके अकाउंट में जो बैलेंस शो करता है वो एक्चुअल में एक नंबर होता है जिसकी एग्जिस्टेंस बैंक पैसा रोटेट करके मेंटेन करता है। एक तरह से आप अपने पैसे का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे होते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत तो होती ही है, और क्योंकि कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट इस पूरे पैसे को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व होता है। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके पैसे के लीगल स्टेटस को भी हटा सकती है, जैसा कि हमने डिमोनेटाइजेशन में देखा। अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, और जिसने उस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया था उसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया। अब एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो है कौन, ये आज तक नहीं पता चल पाया। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ने सजेस्ट किया जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो करंटली हमारा बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी देखा जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। वैसे कई सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिटकॉइन का एग्जांपल लेके चलेंगे। जब आप पेटीएम से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जनरली वो रिवॉर्ड पॉइंट्स पेटीएम के अंदर यूज होते हैं। अगर वो रिवॉर्ड पॉइंट्स बाहर यूज होने लगे और हर कोई उसको एक्सेप्ट करने लगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम यही चीज होती है बिटकॉइन के केस में। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, आगे चल के उसकी एग्जिस्टेंस किस लेवल पे होगी ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्सेप्टेंस कैसी है, लोग उसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहां एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, उसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप कोई बिटकॉइन खरीदते हैं इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस खरीदते हैं जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक दूसरे स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस पे। बिटकॉइन एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको बैठ के प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं करनी है। इसकी एल्गोरिदम भी ऑटो रन पे चलती है, लेकिन एल्गोरिदम रन कराने के लिए भी सिस्टम और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, और इतने बड़े लेवल पे हजारों कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, और इन हजारों कंप्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो बात घूम फिर के वही बैंक वाले स्ट्रक्चर पे आ जाएगी कि सारा कंट्रोल एक थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसमें लोग अपने कंप्यूटर्स लगा के एल्गोरिदम रन कराते हैं और जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है तो एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइंस मिलते हैं। क्योंकि ये सारा सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूटेड और ब्लॉकचेन की फॉर्म में है तो इसमें किसी एक इंस्टीट्यूट या एंटिटी के पास पावर जाना या फिर हैक होना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर बिटकॉइन माइनर्स ऐसे ही बिटकॉइन जनरेट करते रहेंगे तो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी जो मैंने आलू वाले एग्जांपल में समझाई थी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए पहले से ही ये कंफर्म है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं होंगे। एक बिटकॉइन माइनर को कितने बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलेगा ये डिपेंड करता है कि कितने लोग कंप्यूटर लेके बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। 2009 में 200 बिटकॉइन आप 2 से 3 दिन में जनरेट कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आपको एक बिटकॉइन जनरेट करना है तो उसके लिए आपको 150 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। अब बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? पहली चीज, ये हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसमें इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। तीसरी चीज, ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल इन नेचर है, हर 30 सेकंड में इसकी वैल्यू चेंज होती है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए और उसको आपको वापस करना है तो उतनी देर में उसका प्राइस चेंज हो चुका होगा। अब दुकानदार के सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि उसको रिटर्न में पैसे कितने वापस कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो हो सकता है आगे चल के इसमें कोई मैकेनिज्म बन जाए। इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल भी है या नहीं। तो इसका जवाब है बिटकॉइन इंडिया में लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। इसका मतलब जो भी आप ट्रेडिंग या परचेजिंग करेंगे तो इसमें सारा का सारा रिस्क आपका होगा। गवर्नमेंट इसके रेगुलेशन बनाने पे काम कर रही है, लेकिन उसका कुछ आउटकम अभी आया नहीं है। 5 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने सारे बैंकों को एक नोटिस जारी किया जिसमें यह मेंशन था कि जितनी भी एंटिटीज क्रिप्टो करेंसी में डील कर रही हैं उनको आप अपनी सर्विसेज ना दीजिए। यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर इस चीज को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 2 साल ये केस चला और इसको जीत लिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने। फिर आरबीआई को अपनी गाइडलाइंस हटानी पड़ी। बिटकॉइन को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पे होगी कि वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करेगा या नहीं। दूसरा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2009 में 0.04 पैसे में आप 1 बिटकॉइन खरीद सकते थे और आज 1 बिटकॉइन की कीमत 18 लाख से भी ज्यादा है। तो इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो इसमें रिस्क भी ज्यादा है। अगर आप रातों रात अमीर बनने के सपने देख के इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका नुकसान होना तय है।
और अगर आप स्मार्टली इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप इसमें से कमा भी सकते हैं। एलन मस्क, माइक टाइसन, मैसी, फेसबुक, जेपी मॉर्गन चेस, पेपाल, इन सब बड़ी बड़ी एंटिटीज ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है और आप भी चाहें तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसमें से एक है कॉइनस्विच कुबेर, जिसमें आप 100 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ 7 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप में साइन अप किया है। जैसे ही आप इसमें साइन अप करते हैं, इसमें आपको 50 रुपए के बिटकॉइन मिलते हैं एज अ बोनस, और इस पूरे ऐप में सिक्योरिटी को सबसे प्रायोरिटी पे रखा गया है। आप जैसे ही साइन अप करते हैं उसके कुछ ही स्टेप में आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्जेस के, और जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं। 1 दिसंबर 2020 को इनका iOS का ऐप लॉन्च हुआ है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं जिसके पास आईफोन है, तो आप आईफोन 11 फ्री बिटकॉइन और 50 लाख के गिफ्ट भी जीत सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ही स्मूथ है। जैसे आप स्विगी और जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक क्लिक में आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी हम लोग ने 2 वीडियो देखी और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन के बारे में। अभी हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे पूरे लेक्चर का, और लास्ट में मैं 5-7 मिनट आपको और लेना चाहूँगा, और लास्ट में मैं आपको इसका जो पूरा एक मॉड्यूल है 2 वीक का, उसके बारे में मैं शेयर करूँगा। अगर आप लोग आगे इंटरेस्टेड होंगे तो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये हम लोग जो अभी वेब की बात कर रहे थे, अगर हम लोग वेब की बात कर रहे थे कि जो हमारा वेब होता है, जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इसमें हमारे 3 तरह का वेब होता है। एक होता है सरफेस वेब, एक होता है डीप वेब, एक होता है डार्क वेब। इसके बारे में आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बिटकॉइन है, इसका जो ब्लॉकचेन का जो बहुत बड़ा यूज हो रहा है बिटकॉइन का, ये डार्क वेब में हो रहा है। सरफेस वेब जो आपका होता है, ये जितने भी हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे हम लोग जितनी भी चीजें सर्च करते हैं, हमें 1% ही वेबसाइट या कोई भी जो ऑनलाइन जो एड्रेस है वो हमें मिलता है। तो हमारा जो इंटरनेट होता है, 1% ही हमें चीज़ें दिखती हैं। जो भी वेबसाइट आती हैं, जो भी हमें चीज़ें दिखती हैं, वो 1% होता है। उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वेब। डीप वेब क्या होता है? डीप वेब वो होता है जो वेबसाइट्स हमें नहीं देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उनका जो सर्वर होता है, जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस की कोई वेबसाइट है, क्या पोस्ट ऑफिस का जो वेबसाइट है अगर वो वेब पर है, क्या उसके डेटा को हम लोग देख सकते हैं? हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसको सिर्फ पोस्ट ऑफिस के लोग एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरे पोस्ट ऑफिस के लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो बैंक का डेटा होता है, जो एसबीआई का सर्वर होता है, जो एसबीआई की जो वेबसाइट होती है, वो सारा कुछ डीप वेब पे होती है और उसको हम लोग नहीं देख सकते। उसको उस पर जो है जिनकी आईडी पासवर्ड है, जो उस पर लॉगिन है, वही उसमें सिर्फ काम कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। डार्क वेब क्या होता है? तो हम लोग का 1% ही सिर्फ सरफेस वेब होता है जो हमें दिखता है। डीप वेब का बहुत बड़ा हिस्सा है वेब ब्राउज़र वेब पर। डार्क वेब वो होता है जो जिसपे बिटकॉइन का यूज करते हैं किसी भी चीज को लेने के लिए। डार्क वेब पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ड्रग्स हो गया आपका, ह्यूमन पार्ट्स को, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वहां पर बिटकॉइन का बहुत ज्यादा यूज होता है। ये डार्क वेब आपका टॉर ब्राउजर में ओपन होता है, .tor इसका होता है। इसका जो URL होता है वो किसी को पता नहीं होता है। तो ये जो होता है, यहाँ पर भी बिटकॉइन का बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रांजेक्शन में और भी सारी चीजों में। जो लोग यहाँ पर इलीगल चीजें करते हैं वो बिटकॉइन से ही करते हैं। तो ओवरऑल जो हम लोग का आज का जो लेक्चर था वो अभी मैं आपको एक लास्ट में इसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। और इसमें जो हमने जो प्लान किया हुआ है, अगर हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में आगे हम लोग और आगे कुछ काम करना चाहें, तो इसमें हम लोग 2 वीक का एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें काफी कुछ सीखने के लिए, और इसमें बहुत फ्यूचर, इसका जो मार्केट है वो बहुत ग्रोइंग है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन में हम लोग कुछ फंडामेंटल्स, आज हम लोग ने ब्लॉकचेन के बारे में देखा, बिटकॉइन के बारे में देखा, इसके एप्लीकेशन देखें अलग अलग सेक्टर में ब्लॉकचेन का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स, इसका फर्स्ट मॉड्यूल जो हमारा जो है, इसके बाद बिटकॉइन केस स्टडीज है बहुत सारी। इसके बाद जो थर्ड है वो आपका क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। फोर्थ जो मॉड्यूल है इसमें आपका वर्चुअल मशीन पे किस तरह इंस्टॉलेशन, इथेरियम के बारे में है। नेक्स्ट जो हमारा है वो डेवलप नेटवर्क एप्लीकेशन है। और उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिकल है जो हम लोग इसमें हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन जो है ब्लॉकचेन के, इसके बारे में देख सकते हैं। तो ये एक तरह का एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो आगे इन फ्यूचर आप इंडस्ट्री में इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जॉब के लिए। तो लास्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू देके इस सेशन को खत्म करता हूँ। हम लोग ने अभी तक इसमें क्या क्या देखा था। बिटकॉइन, मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा। पहले सबसे पहले हम लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में समझा था। ब्लॉकचेन एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिसमें हजारों कंप्यूटर में डेटा होता है और हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ भी हम लोग करते हैं वो सभी को पता होता है और एक तरह का ओपन है। इसमें अगर डेटा हर जगह पर सेव है, कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता, उसको हजारों कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने बिटकॉइन के बारे में डिस्कस किया। अभी आपने एक वीडियो भी देखी जिसमें काफी डिटेल में बिटकॉइन के बारे में बताया गया था। बिटकॉइन क्या होता है, एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है और डिजिटल करेंसी है। बहुत सारी डिजिटल करेंसी होती है लेकिन बिटकॉइन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसका जो प्राइस है वो किस तरह से मार्केट में वेरी करता है, 30 सेकंड के अंदर इसका प्राइस घटता बढ़ता है। चाइना का हम लोग ने डिस्कस किया था कि चाइना का जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है इसके बारे में हम लोग ने देखा था। उसके बाद ब्लॉकचेन का जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया तो बैंकिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा भेजना है, जैसे अभी स्कॉलरशिप ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें बीच में करप्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर स्कॉलरशिप डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे आ जाएगी और स्कॉलरशिप डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट में जाएगी तो एक तरह का ये करप्शन बच जाएगा। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज है। मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोटिव सेक्टर में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है। ब्लॉकचेन ऑटोमोटिव सेक्टर में ब्लॉकचेन का आने वाला पूरा फ्यूचर इसी पे है। रिटेल एंड कंज्यूमर गुड, तो वहाँ पर भी ब्लॉकचेन का यूज होने वाला है। गवर्नमेंट जो अपना डेटा है, गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट इसको पूरा ब्लॉकचेन पे लाने वाली है। गवर्नमेंट के जितने भी आपका हमने देखा था पब्लिक सेक्टर में जितनी भी चीजें हैं, गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंड डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे ब्लॉकचेन पे आने वाले फ्यूचर में आ जाएंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में जितनी मेडिसिन है, जितने भी पेशेंट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्लॉकचेन पे आने वाले समय में सारा कुछ आने वाला है। इंश्योरेंस में जितनी भी इंश्योरेंस में जो भी चीज़ें हैं, बीच में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये सब कुछ ब्लॉकचेन में आ जाएगा। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया की सारी चीज़ें, जो भी चीज़ है, मूवीज़ हैं, टेलीविज़न, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ ब्लॉकचेन में आने के आगे पूरे चांसेस हैं इंडिया में भी। टेली कम्युनिकेशन में, ट्रैवल में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये सारा कुछ ब्लॉकचेन में आएगा। IoT का बहुत ज़्यादा यूज है, इंटरनेट ऑफ थिंग का ब्लॉकचेन में। और मैंने आपको डिस्कस किया था कि US में किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लॉकचेन के थ्रू किया जा रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा जो मेन मकसद था आज के जो इस वेबिनार का, कि आप लोग को एक आइडिया मिले, ये एक फंडामेंटल था कि ब्लॉकचेन क्या होता है और उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज थी। इसमें आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि ब्लॉकचेन क्या है, उसका हम लोग किस तरह से अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगह पर इसका यूज होगा और आने वाले टाइम में 2040 तक आने वाले समय में इसमें बहुत कुछ ब्लॉकचेन पे आ जाएगा। कई सेक्टर की सारी चीज़ें डिजिटल या आपका बिटकॉइन का तो अभी यूज हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और अभी हमारा एक गेस्ट लेक्चर है इसके बाद 12 o'clock, तो 12 PM पे, तो टाइम कम है इसलिए हम उसको शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।